आज सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? फोन चेक किया या शायद चाय बनाई? जरा सोचिए, क्या वो एक सोचा समझा फैसला था या बस अपने आप हो गया? ज्यादातर तो अपने आप ही हो जाता है। ये जो रोज के काम है, इनमें से ज्यादातर तो आदतें होती है ना। बिल्कुल। और देखा जाए तो हमारी पूरी जिंदगी इन आदतों का ही खेल है। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे दिन को, हमारे फैसलों को और यहाँ तक कि हम कौन हैं इस बात को भी तय करती हैं। सही बात है। और आज हम इन्हीं आदतों के पीछे की साइंस को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं और हमारी जिंदगी पर इनका कितना गहरा असर होता है। और ये सारी जानकारी हमने चार्ल्स डुइग की बहुत ही मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट से ली है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये अदृश्य ताकतें हमारी जिंदगी को कैसे चलाती हैं और क्या हम इन्हें अपने काबू में कर सकते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले दिमाग के काम करने के तरीके को जानना होगा। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी से होती है। एक आदमी थे, यूजीन पॉली। हाँ, यूजीन पॉली की कहानी। एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनकी याददाश्त लगभग पूरी तरह चली गई थी। मतलब उन्हें ये तक याद नहीं रहता था कि 5 मिनट पहले क्या बात हुई है या उनके अपने बच्चे कौन हैं। इतना ज्यादा? हाँ, उन्हें अपने घर का नक्शा तक याद नहीं था। लेकिन यहीं पर बात अजीब हो जाती है। यूजीन को घर का रास्ता तो याद नहीं था, पर वो हर सुबह बिना किसी की मदद के टहलने जाते और सही सलामत घर वापस भी आ जाते थे। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? अगर उन्हें घर का नक्शा ही याद नहीं तो वो वापस कैसे आते थे? यही तो सवाल था जिसने वैज्ञानिकों को उलझा दिया था। उनकी पत्नी ने एक और अजीब चीज देखी। वो किचन में रखे बादाम का जार भी आसानी से ढूंढ लेते थे, जबकि अगर उनसे पूछा जाता कि जार कहाँ है तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता था। अच्छा। इससे साफ था कि दिमाग का एक हिस्सा यादें बनाता है और कोई दूसरा हिस्सा आदतें। यूजीन का याददाश्त वाला हिस्सा खराब हो चुका था, लेकिन आदतों वाला हिस्सा अभी भी काम कर रहा था। तो मतलब याददाश्त और आदतें दिमाग में अलग अलग जगह पर? बिल्कुल अलग अलग जगह पर बनती हैं। ये तो कमाल की बात है। तो फिर ये आदत वाला हिस्सा काम कैसे करता है? कोई सिस्टम होगा इसका? हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया कि आदतें ना एक 3 हिस्सों वाले लूप या चक्र में काम करती हैं। इसे हैबिट लूप कहते हैं। पहला हिस्सा है संकेत, यानी क्यू। संकेत? हाँ, ये एक ट्रिगर होता है जो दिमाग को इशारा देता है कि चलो ऑटोमेटिक मोड में चलते हैं। यूजीन के मामले में शायद सुबह की रोशनी टहलने जाने का संकेत थी। ठीक है, तो पहले मिला एक संकेत। हाँ, उसके बाद संकेत के बाद आता है दूसरा हिस्सा, क्रिया यानी रूटीन। ये वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक काम है जो हम करते हैं। यूजीन के लिए ये क्रिया थी एक तय रास्ते पर टहलना। और तीसरा हिस्सा जरूर कोई इनाम होगा, है ना? एकदम सही। तीसरा हिस्सा है इनाम, यानी रिवॉर्ड। ये एक सकारात्मक नतीजा होता है जो दिमाग को बताता है कि हाँ, ये काम करने से अच्छा महसूस हुआ। इस लूप को भविष्य के लिए याद रखो। और यूजीन के लिए इनाम था सुरक्षित घर लौटना। बिल्कुल, सुरक्षित घर लौटना या बादाम मिलना ही इनाम था। संकेत, क्रिया, इनाम। जब ये चक्र बार बार दोहराया जाता है तो आदत बन जाती है। और इसके पीछे दिमाग का विज्ञान क्या है? मतलब दिमाग ऐसा करता क्यों है? मतलब इतनी मेहनत क्यों? मेहनत बचाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। MIT के वैज्ञानिकों ने चूहों पर कुछ प्रयोग किए। जब चूहों को पहली बार एक भूल भुलैया में छोड़ा गया तो उनका दिमाग बहुत ज्यादा सक्रिय था। वो हर कोना सूंघ रहे थे, हर दीवार को खरोच रहे थे, रास्ता खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मतलब उनका दिमाग पूरी ताकत से काम कर रहा था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे उन्हें चॉकलेट तक पहुंचने का रास्ता याद होता गया और ये एक आदत बन गई, उनके दिमाग की गतिविधि काफी कम हो गई। दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, जो इन आदतों को स्टोर कर लेता है। बेसल गैंग्लिया। हाँ, एक बार आदत बन जाने के बाद दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। वो ऑटो पायलट पर चला जाता है ताकि अपनी ऊर्जा ज्यादा जरूरी कामों के लिए बचा सके। अच्छा, तो जब मैं गाड़ी चलाते चलाते अपने ऑफिस पहुंच जाती हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता कि कौन कौन सी गलियों से गुजरी, तो वो मेरा बेसल गैंग्लिया काम कर रहा है। बिल्कुल, आपका दिमाग बस ऊर्जा बचा रहा है। उस समय वो ऑटो पायलट पर होता है। यूजीन का याददाश्त बनाने वाला हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन उसका बेसल गैंग्लिया सही सलामत था। इसीलिए वो नई आदतें बना पा रहा था। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि आदतें काम कैसे करती हैं, पर कोई बिल्कुल नई आदत कैसे बनाई जाए? मतलब जैसे दांत साफ करना। एक जमाने में तो अमेरिका में बहुत कम लोग ब्रश करते थे, फिर ये आदत बनी कैसे? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1900 के दशक की शुरुआत में दांत साफ करना कोई रोज की आदत नहीं थी। फिर आए एक मार्केटिंग गुरु क्लॉड हॉपकिंस।
उन्होंने पेप्सोडेंट नाम के टूथपेस्ट को एक राष्ट्रीय सनसनी बना दिया। उन्होंने भी इसी हैबिट लूप का इस्तेमाल किया होगा। हाँ, पर एक बहुत ही चालाकी से। उन्होंने एक बहुत ही सरल संकेत दिया। अपनी जीभ को दांतों पर फिराइए, आपको एक परत महसूस होगी। इसे उन्होंने टूथ फिल्म कहा। अच्छा, ये तो कोई भी महसूस कर सकता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक आकर्षक इनाम दिया, एक खूबसूरत चमकदार मुस्कान। विज्ञापनों में मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाए गए। पर ये तो हर विज्ञापन करता है। इसमें ऐसा क्या खास था कि ये आदत बन गई? सिर्फ संकेत और इनाम से तो बात नहीं बनती। आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंची हैं। असली राज एक तीसरे तत्व में छिपा था। वो था लालसा, यानी क्रेविंग। लालसा? हाँ, सिर्फ संकेत और इनाम काफी नहीं होते। दिमाग को उस इनाम की उम्मीद और चाहत होनी चाहिए। पेप्सोडेंट में सिट्रिक एसिड और मिंट ऑयल जैसे तत्व थे जो मुंह में एक ताजगी भरी झुंझुनी पैदा करते थे। ओह, तो लोगों को उस झुंझुनी की आदत पड़ गई। वो एहसास उन्हें बताता था कि हाँ, अब मुंह साफ है। एकदम सही। लोगों को उस एहसास की लालसा होने लगी। ये झुंझुनी इस बात का सबूत बन गई कि टूथपेस्ट काम कर रहा है। तो अब लूप पूरा हो गया था। संकेत, क्रिया और इनाम के साथ साथ एक गहरी लालसा, और इसी ने करोड़ों लोगों को रोज ब्रश करने पर मजबूर कर दिया। इसका कोई आज के जमाने का उदाहरण है? हाँ, फेब्रिज का उदाहरण लीजिए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने एक ऐसा स्प्रे बनाया जो बुरी गंध को पूरी तरह खत्म कर देता था। उन्हें लगा ये रातों रात हिट हो जाएगा, लेकिन ये बाजार में बुरी तरह फेल हो गया। एक मिनट, ये बात समझ नहीं आई। प्रोडक्ट तो काम कर रहा था, बदबू हटा रहा था, तो फिर फेल क्यों हो गया? क्योंकि जिन लोगों के घरों में सबसे ज्यादा बुरी गंध थी, उन्हें खुद उस गंध का एहसास ही नहीं होता था। उनकी नाक उस गंध की आदी हो चुकी थी। मतलब आदत शुरू करने के लिए कोई संकेत ही नहीं था। बिल्कुल। जो पीएनजी ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने फेब्रिज को बुरी गंध हटाने वाले उत्पाद की तरह नहीं, बल्कि सफाई के बाद मिलने वाले इनाम के तौर पर पेश किया। अच्छा। विज्ञापनों में दिखाया गया कि महिलाएं कमरा साफ करने के बाद आखिरी काम के तौर पर फैब्रिक स्प्रे करती हैं। तो उन्होंने आदत का लूप ही बदल दिया। हाँ, अब संकेत था कमरा साफ करना, क्रिया थी फैब्रिक स्प्रे करना, और इनाम था एक ताजगी भरी खुशनुमा महक। अब लोगों में एक नई लालसा पैदा हुई कि सफाई सिर्फ दिखनी नहीं चाहिए, बल्कि अच्छी महकनी भी चाहिए। और फैब्रिज देखते ही देखते $1 अरब का उत्पाद बन गया। तो मतलब एक नई आदत बनाने के लिए सिर्फ इनाम काफी नहीं है, उस इनाम की चाहत या लालसा पैदा करनी पड़ती है। ठीक है, नई आदत बनाना तो समझ गया, लेकिन जो बुरी आदतें पहले से हैं उनका क्या करें? उन्हें बदलना तो बहुत मुश्किल होता है। यहीं पर आदत बदलने का सुनहरा नियम काम आता है। नियम बहुत सरल है। आप किसी पुरानी आदत को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? मतलब दिमाग को बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? तरीका यह है कि आप पुराना संकेत और पुराना इनाम वही रखें, बस बीच की क्रिया को बदल दें। अच्छा। क्योंकि दिमाग को वही संकेत मिलेगा और उसे वही इनाम चाहिए होगा, तो वो नई क्रिया को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण फुटबॉल की दुनिया से आता है। टोनी डंजी एक कोच थे। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। वो खिलाड़ियों को नई आदतें सिखाते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों की पुरानी आदतें मिटाने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि ये नामुमकिन है। उन्होंने खेल के संकेतों को वही रहने दिया, इनाम भी वही था, मैच जीतना। उन्होंने सिर्फ बीच की क्रिया बदल दी। उन्होंने खिलाड़ियों को इन संकेतों के जवाब में नई, ज्यादा तेज क्रियाएं सिखाईं। धीरे धीरे खिलाड़ी बिना सोचे समझे बेहतर खेलने लगे। लेकिन सिर्फ क्रिया बदलने से हमेशा काम नहीं बनता। कई बार लोग वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। कोई मिसिंग पीस है यहाँ। बिल्कुल, सिर्फ क्रिया बदलना ही काफी नहीं होता। किसी बड़े बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, विश्वास, बिलीफ। आपको ये मानना होगा कि बदलाव संभव है। विश्वास? हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अल्कोहलिक्स एनोनिमस का है, जो शराब की लत छिड़वाने में मदद करता है। ये कार्यक्रम सिर्फ शराब पीने की क्रिया को मीटिंग में जाने की क्रिया से नहीं बदलता। वो एक समूह के माध्यम से लोगों में ये विश्वास पैदा करता है कि वो बदल सकते हैं। जब तनाव का संकेत मिलता है तो पुरानी आदत शराब पीने की होती है। AA एक नई क्रिया देता है, मीटिंग में जाना। इनाम वही है, तनाव से राहत, लेकिन इस लूप को चलाने वाली ताकत है विश्वास। अच्छा, तो टोनी डंजी की टीम भी सुपर बोल तब जीती जब एक त्रासदी के बाद पूरी टीम को उनके सिस्टम पर अटूट विश्वास हो गया। तो सुनहरा नियम है, क्रिया बदलो, लेकिन इसे टिकाऊ बनाने के लिए विश्वास पैदा करो। एकदम सही।
और अक्सर ये विश्वास एक समूह के साथ मिलकर ज्यादा आसानी से आता है। ये सब बहुत पावरफुल है, पर अगर किसी को अपनी पूरी जिंदगी बदलनी हो तो कहाँ से शुरू करें? इतनी सारी आदतें हैं। इसके लिए किताब में कीस्टोन हैबिट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। कीस्टोन हैबिट्स वो आदतें हैं जिन्हें बदलने से आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी अपने आप सकारात्मक बदलावों की एक लहर शुरू हो जाती है। कीस्टोन हैबिट्स मतलब एक ऐसी चाबी जो कई ताले खोल दे। बिल्कुल, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। सबसे अच्छी कहानी है पॉल ओनील और एल्कोआ कंपनी की। 1987 में जब पॉल ओनील एल्कोआ के सीईओ बने तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनाफे या सेल्स की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने की बात कही, कर्मचारियों की सुरक्षा। ये तो यकीन करना मुश्किल है, एक सीईओ मुनाफे की बात ही नहीं कर रहा, और वो भी वॉल स्ट्रीट के निवेशकों के सामने। निवेशक तो भाग गए होंगे। कईयों ने तो फौरन अपने शेयर बेच दिए। उन्हें लगा कि ये सीईओ कंपनी को डुबा देगा, लेकिन ओनील जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। सुरक्षा एल्कोआ के लिए एक कीस्टोन आदत थी। कैसे? उन्होंने एक नियम बनाया, अगर किसी कर्मचारी को चोट लगती तो यूनिट के प्रेसिडेंट को 24 घंटे के अंदर ओनील को रिपोर्ट करना होता और सुधार का प्लान बताना होता। इससे क्या फर्क पड़ा? सब कुछ बदल गया। इस एक नियम को लागू करने के लिए कंपनी के संचार के तरीके, उत्पादन प्रक्रिया, प्रबंधन सब कुछ बदलना पड़ा। मैनेजर्स को मजदूरों की सुननी पड़ी, सुझावों के लिए नए सिस्टम बने। और नतीजा ये हुआ कि एल्कोआ दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनी में से एक बन गई। और जब ओनील ने 2000 में कंपनी छोड़ी तो उसका मुनाफा 5 गुना बढ़ चुका था। कमाल है। तो सुरक्षा पर ध्यान देने से लागत कम हुई, क्वालिटी बेहतर हुई और उत्पादकता आसमान छूने लगी। सही। तो ये तो हुई एक बड़ी कंपनी की बात। हमारी आपकी जिंदगी में ऐसी कीस्टोन आदतें क्या हो सकती हैं? अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से व्यायाम करना एक बेहतरीन कीस्टोन आदत है। जो लोग व्यायाम करते हैं वो अक्सर बेहतर खाने लगते हैं, काम पर ज्यादा उत्पादक होते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं। मतलब एक आदत कई दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती है। और कोई ऐसी ही आदत? एक और छोटी सी कीस्टोन आदत है हर सुबह अपना बिस्तर बनाना। सुनने में मामूली लगता है ना? हाँ, बहुत मामूली। लेकिन अध्ययनों में इससे बेहतर उत्पादकता और जिंदगी में ज्यादा संतुष्टि से जोड़ा गया है। ये छोटी छोटी जीतें हमें एहसास दिलाती हैं कि हम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रख सकते हैं, जिससे बड़े बदलावों का रास्ता खुलता है। तो आज हमने आदतों के पूरे चक्र को समझा, संकेत, क्रिया और इनाम, और ये भी जाना कि दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए कैसे आदतों का इस्तेमाल करता है। हमने ये भी देखा कि नई आदतें सिर्फ संकेत और इनाम से नहीं, बल्कि उस इनाम के लिए एक गहरी लालसा पैदा होने से बनती हैं। और पुरानी जिद्दी आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ बदला जा सकता है। हाँ, क्रिया को बदलकर और एक विश्वास के साथ कि बदलाव संभव है। और अंत में हमने कीस्टोन आदतों की शक्ति को देखा, कैसे एक सही आदत हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। बिल्कुल, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। विलियम जेम्स, एक महान दार्शनिक, ने लिखा था कि हमारी जिंदगी अपने निश्चित रूप में आदतों का एक समूह मात्र है। इस सारी जानकारी का सबसे शक्तिशाली पहलू शायद यह है कि एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हमारी आदतें कैसे काम करती हैं, तो उन्हें बदलने की आजादी और जिम्मेदारी भी हमारी ही होते हैं। बिल्कुल, आदतें वो पानी है जिसमें हम तैरते हैं, जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक कीस्टोन आदत हो सकती है जिसे अगर ध्यान से देखा और बदला जाए तो शायद वो एक बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव की चाबी साबित हो सकती है।